कि इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, वो टारगेट से अबव रहेगी। अफराते ज़र पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे महंगाई के भंवर में फंसा हुआ है 2022 से, जब से ये पीडीएम की हुकूमत आई थी और फिर केयर टेकर भी उसको ना संभाल सकी। ये 76 साल के रिकॉर्ड तोड़ चुकी हुई है और ये अभी भी वो कह रहे हैं कि महंगाई पाकिस्तान में टारगेट से ऊपर रहेगी। तो ये एक बहुत ही बुरी खबर है। अब नई डिमांड है 100 रुपए लीटर, 100 रुपए लीटर पेट्रोलियम लेवी को कर दिया जाए, क्योंकि टैक्स महसूलात कम है। पहली डिमांड ये है। दूसरी डिमांड, बिजली और गैस की कीमतें वापस से बढ़ाई जाएं। आज भी सुई नॉर्थ ने 175% गैस की कीमतें बढ़ाने के लिए जो है ओगरा उसकी सिफारिश की, आज उसकी हेयरिंग कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क इस वक्त महंगाई का तूफ़ान है जिससे आवाम परेशान है। आए रोज़ किसी न किसी चीज़ की कीमत बढ़ रही है। कभी बिजली की कीमत बढ़ती है तो कभी गैस की, जिससे ज़ाहिर है आवाम पर बोझ पड़ जाता है। आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने गैस की कीमतों में हालिया इजाफे पर इजहार बरहमी किया है और कहा है कि ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने का उन्होंने ये फैसला किया है। इसके साथ साथ 3 माह में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी पर तफसीली रिपोर्ट भी उन्होंने तलब की है। चेयरमैन ओगरा ये कहते हैं कि अवामी मफाद को मद्देनजर रखते हुए गैस की कीमतों का फैसला करेंगे। उधर मुल्क के मुख्य शोबाजात में मजमूई तौर पर 5000 अरब रुपए से जायद की टैक्स चोरी का इंकशाफ हुआ है, जिसके हवाले से एक हिकमत अमली बना ली गई है। दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर और सनत पैदावार राना तनवीर ने कौम को सब्र की तलकीन की है और ये कहा है कि आइंदा साल महंगाई को सिंगल डिजिट पर ले आएंगे। कौम थोड़ा सब्र करे, मामलात बेहतर होते नजर आएंगे। अवाम को कितना सब्र करना पड़ेगा, इसी मुनासबत से हमारा सवाल होगा का प्रेशर है या हुकूमती फैसले अवाम को रिलीफ देने में असल में रुकावट क्या है। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। आपके ख्याल में अब जो मामलात सामने हैं, ख़ासतौर पर जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं, अब एक स्ट्रेटजी भी बनाने की बात हो रही है। बात तो ये भी हो रही है कि महंगाई जितनी सोची जा रही है, जो टारगेट है उससे भी ऊपर जाएगी। तो अब कहा जा रहा है कि अवाम सब्र करें। फिर कब तक अवाम सब्र करें? आपके ख्याल में ये नाक़िस हुकूमती फैसले हैं या जेन्युइन, ज़ाहिरा जो कि है भी सही, IMF का प्रेशर है? देखें, ये सब्र शुक्र के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। मैं तो लास्ट प्रोग्राम में भी कह रहा था कि फिर छितर मारने वाले बंदे बढ़ा दो कि आपसे काम तो ठीक हो नहीं रहा। और ये दोनों तरह से जाहिर है कि जो बदअमालियाँ हमारे हुक्मरानों की कहें, हमारे सरकारी अफसरों की कहें, मशीनरी की कहें और फिर पूरी कौम की, क्योंकि चोरी में हम सारे इन्वॉल्व होते हैं उसमें। ये नहीं है कि सिर्फ वो ताली एक हाथ से बजती है कि जी गैस और बिजली की चोरी अफसर कर रहे हैं। आखिर वो फ़ायदा इंडस्ट्रियलिस्ट भी उठा रहा है, ताजिर भी उठा रहा है और आम सारे भी उठा रहा है। जिसका जहां दाव लगता है सारे मिलके इसमें गैंगअप हो जाते हैं। अब मशीनरी का काम ये है कि उसको रोके। जैसे आ रहा है कि FBR अगर बंद भी कर दें तो उतना टैक्स फिर भी इकट्ठा हो जाएगा जितना ये कहते हैं कि हमने इतना मार्का मार लिया। कि सिस्टम लगाने पे करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं कर्जे लेके। आज तक वो ट्रैक एंड सिस्टम वगैरह कुछ इनेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि चोरी होती है उसके अंदर। फिर तो वो मजे चले जाएंगे अफसरों के सारे। आज भी प्राइम मिनिस्टर कुछ लोगों के साथ यही बातचीत कर रहे थे कि जी इतने हम पैसे, खबरें भी आई हुई हैं। अल्लाह करे कि जो मैकेनिज्म बना रहे हैं हम वो बातों तक ना देखें, कर ही लें, क्योंकि जब तक ये करेंगे नहीं, क्योंकि ये एक अलग बात है कि जो चोरी हो रही है और दूसरी वो है जो अयाशियों में, अल्लल्लो में हुक्मरानों के, वुज़रा के, अफसरों के, इनके अपने बैचमेट्स के और उनके बच्चों के ऊपर पैसे खर्च करने पे लग जाते हैं, गाड़ियां देते हैं, तफरीक कराते हैं, कि उसको रोका जाए। क्योंकि जब तक ये ऊपर से रुकावट नहीं आएगी नीचे तो फिर जाहिर है फिर सब लोग, वो कहते हैं ना पटवारी के जिम्मे कमिश्नर की रोटी लगती है, तो वो फिर सारे उस इलाके के लिए रोटियां इकट्ठी कर लेता है कि अपने घर का भी भरो, फिर अफसरों का भरो, फिर कमिश्नर को रोटी खिलाई जाएगी। तो जब चोरी ऊपर से हुक्म होता है कि जी खाने का बंदोबस्त सरकारी तौर पे नहीं है, आपने करना है, तो फिर वो क्यों करेगा अकेला? अब वो अपने सबके लिए करेगा। अब इशू यहाँ पे यही कुछ है कि चीज़ें हमें पता है, हम प्लेसमेंट नहीं कर सक रहे कि किस तरीके से इस चोरी को रोका जा सकता है। आप देखें, हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। आज मरियम नवाज और नवाज शरीफ वहाँ गए फैसलाबाद में, वो जो डोर एक बच्चे के नौजवान की गर्दन पे फिरी, कैसा अलमनाक वो वाकया हुआ।
लेकिन हमारे यहाँ बेशुमार लोग हैं, मिल जाएंगे अभी कि जनाब हमें तो ये मौसम बहार लाजमी मनानी है। अब भाई वो जो आपने बसंत मनानी है और जिसकी कास्ट पे, बच्चों पे, घरों पे लोगों के डोरियां फिरती हैं और हर साल लोग शहीद हो जाते हैं बुनियादी तौर पे। हम लोग बाज ही नहीं आते किसी काम से। अब प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हैं कि जी हम मैकेनिज्म 7 दिन में बना दें, 10 दिन बना दें। जी हम सुन रहे हैं आपकी 7 दिन भी, 10 दिन भी, कमेटियां भी और रिपोर्ट्स भी। हम देखेंगे कि इसके ऊपर कमेटी की रिपोर्ट आप पब्लिक कब करते हैं, क्योंकि आपको पब्लिक करनी चाहिए बिल्कुल कि चीजें आ रही हैं, फिर उसको रोकने के लिए फैसला आपने क्या किया, कर्जा कितना लिया, सब चीजों को साथ साथ बताते जाएं। सही। और हम मीडिया और बाकी लोग देखें कि जी हाँ आप इतने सिंसियर थे कि आपने हमें सारी चीजें शेयर की और अब एक्शन होने लगा है। फिर जब एक्शन होगा तो फिर उनकी हमायत में कोई बंदा नहीं खड़ा होगा कि वो चोर मैं हूं, आप हैं, कोई है। फिर जब उसके खिलाफ एक्शन होता है तो लोगों को भी तैयारी होगी कि जी बिल्कुल सब कुछ हमें बताया गया है, क्योंकि ये मुल्क चल नहीं सकता जब तक आप ये चोरियां नहीं रोकते। कर्जे तो आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वो जो कर्जे देते हैं वो भी मरने नहीं देते, मजीद मारने के लिए सांस फूंकते रहते हैं कि चलो जी इनसे डूब ना जाए, ना IMF डूबने देता है, कर्जा वापस कर सकें। लिहाजा ठीक तो हमें खुद ही करना है, ठीक है, अल्लाह करेगा हम कर सकें। सही जी अयाज साहब, ठीक खुद ही करना है, लेकिन क्या आपको संजीदा नजर आ रहे हैं हुकूमती फैसले? क्योंकि इससे पहले भी बड़े बड़े नोटिस लिए जाते हैं, बड़े प्राइम मिनिस्टर एक्शन लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली रिलीफ नहीं मिलता फिर भी। तो आज जब हम बचपन में हमने वो पढ़ा था ना जुमला कि सब्र का फल मीठा होता है, तो उस वक्त समझ नहीं आई थी कि ये हमें क्यों पढ़ाया गया। वक्त के साथ समझ आना शुरू हुई कि हमें सिर्फ ये कहा जाता है आवाम को कि आप सब्र करें, बस। ये पहली बार तो नहीं हुआ ना कि कोई वजीर ये कह रहा है कि जी भाई 1 साल सब्र कर लें, सिंगल डिजिट में ले आएंगे महंगाई, हम 2 साल और इंतज़ार कर लें तो उससे हाफ हो जाएगी, फिर कुछ 4 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपको टेंशन ही नहीं होगी। ये सब्र से काम चला रहे हैं और अभी भी मुझे यही समझ आ रही है जितनी पॉलिसीज बन रही हैं वो हमारे सब्र में इजाफा करने के लिए, क्योंकि फल हमारा मेरा ख्याल कहीं इकट्ठा हो रहा है वो जो मीठा वाला है। अब वो मिलेगा कब वो मुझे नहीं पता, ये ना वो भी महंगा मिले जैसे आजकल रमजान अच्छा आजकल। लेकिन एक चीज है, इस रमजान में पहली बार मुझे नजर आ रहा है कि सब्जियां इतनी महंगी नहीं हुई। महंगा दुआ मतलब सब्जियों को भी वो जो बहुत ज्यादा पर लग जाया करते थे ना प्राइसेस को, वो नहीं है। फल जरूर महंगा है। शायद इसकी एक रीजन ये भी हो सकता है कि लोगों की अफोर्डिंग पावर हुई भी है कम, बहुत ज्यादा लोग खरीद ही नहीं पा रहे, तो इसलिए सप्लाई और डिमांड का तो ज़ाहिर है वो असूल है। अब ये जो गैस के भी कीमतों में इजाफा कर लें, बिजली की कीमतों में, इसको बुनियादी मसले को समझने की जरूरत है कि मसला कहाँ से पैदा हुआ। आप स्टील मिल से शुरू हो जाएं, रेलवे है, PAE है, आपने हर जो सियासी भर्तियां इतनी ज्यादा हर जगह कर ली हुई हैं। इसी तरह हमारी ये डिस्कोज है जो इसकी बिजली को हमें दे रही होती है, बेच रही होती है, इनमें भी इतनी ज्यादा भर्तियां हो गई हुई हैं। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती थी कि ये लोगों को बड़ा शौक होता है कि जी मैं वाइस चांसलर लग जाऊं। वो इतनी मेहनत करके, सिफारिशें करके 3-3 दफा एक ही यूनिवर्सिटी में एक्सटेंशन भी ले रहे होते थे, और पता चलता है कि वो रोला ये होता है कि वो कोई 50-60-100 असामियां होती हैं, वो उन्होंने रखने होते हैं लोग। तो जाहिर है जब आप लोगों को रोजगार दे रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके रोजगार में भी इजाफा हो रहा होता है। अच्छा, आप ये नहीं सोच रहे होते कि ये जो ऑलरेडी हमारे पास लोग हैं इनको तनख्वाह देनी मुश्किल हुई भी है, 50-60-100 लोग और रख लेंगे, उनकी तनख्वाह कहाँ से आएगी? उसके बाद फिर जाहिर है आप फीसें बढ़ा रहे होते हैं और लोगों को तंग कर रहे हैं। बुनियादी रीजन वही है कि आपने हर इदारे में उसका जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, उनका सिर्फ एक काम है कि इसको हमने निचोड़ना कैसे है, किसी तरीके से हमने अपनी मईशत कैसे ठीक करनी है। इस मुल्क की मईशत उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक ये मईशत ठीक करने वाले अपनी मईशत ठीक करने से बाज नहीं आएंगे। और अल्लाह के फजल से इनकी मईशतें इतनी अच्छी हो चुकी हैं कि इनको मजीद मईशत बेहतर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल वो कहते हैं ना कि चूंकि वो एक दफा आपको शौक पड़ जाता है जब पैसा बनाने का, तो फिर आप कहते हैं कि बस अब बनाते जाओ, उसका कोई अंत नहीं होता। और मुझे ये अपनी अशाफिया का यही, कोई अब भी आप देख रही हैं कि कहीं आपको कोई नजर आया हो इन्होंने अनाउंस किया हो कि जी सैलरी हम नहीं लेंगे जी, वाह वाह वाह, इतना बड़ा एहसान ये हम पे कर रहे हैं। और भाई बाकी चीजों पे आओ ना, सैलरी ले लो, इनको हाथ जोड़ने चाहिए कि हुजूर सैलरीज तो आप ले लेना, बाकी जो मराहत है वो छोड़ दें, वो बहुत बड़ा नेकी हो जाएगी हमारे ऊपर। तो ये जब तक रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करेंगे आप
को वो उस दौर में वापस जाना पड़ेगा जहां से आपने ये इदारे बर्बाद करना शुरू किए थे। उस दौर में जाके इदारों को आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके इदारे ठीक करना पड़ेंगे, वरना सब्र करते रहें। और मुझे नहीं पता कि कितनी देर हम में कितनी और सख्त है कि ये हम सब्र कर सकेंगे। फैसल साहब से पूछते हैं। इन्होंने 12 हाँ फैसल आपको बेहतर बता फैसल साहब कितना सब्र कर सकते हैं आप बता दें, आज टीवी पर बता दें जी, ताकि सुकून आ जाए ना सबको, हुकूमती नुमाइंदगान को, कि सब्र बहुत है इनमें, आजमाते जाओ आजमाते जाओ। जब आप ये सोचना शुरू कर देना कि आपने अपने बच्चे को अपने साथ नहीं रखना और उसको पढ़ा के इस मुल्क से निकालना है, तो इसका मतलब ये कि आपका सब्र जवाब दे गया कि हम खुद तो नहीं जा सकते, हमारी कैपेसिटी तो नहीं है, लेकिन अपनी औलाद को यहाँ पे नहीं रखना। इस वक्त कितने, खासतौर पर अगर आप मिडिल क्लास सोसाइटी में ले लें तो कितने लोग हैं जो अपनी फैमिली, अपने बच्चों को इस मुल्क में जो है वो रखना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आम आदमी जो है वो इस मुल्क के मुस्तकबिल से जो है ना मायूस हो गया है। आदमी अपने ऊपर तो झेल लेता है, अपनी औलाद पे नहीं झेलना चाहता। अगर एक आम आदमी जो है इस मुल्क के रियासत से, मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस हो रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? विल जो है ना, जो कह रहे हैं कि आमिर साहब के हुकूमत करना, विल का ही तो इशू है इस मुल्क के अंदर। अगर विल हो जाए तो फिर तो इस मुल्क के अंदर जो है वो सारे मसाइल ही हो जाए। चौथी दफ़ा नून लीग की हुकूमत आई है। अभी आप मुझे बताएं ना कि नून लीग ने आने के बाद चौथी दफ़ा अगर आप ये चेक करें तो निज़ाम हुकूमत में तब्दील क्या किया? भाई अगर 3 हुकूमतों में रिजल्ट नहीं निकला तो इसमें क्या ऐसी चीज़ तब्दील कर रहे हैं जो आपको, एक आम आदमी को जो है वो बेहतरी जो है वो फराम कर सके, एक आम आदमी को जो है वो उससे जो है नतीजा निकल सके। ये सिस्टम तो आपको नतीजा नहीं दे रहा। अब ये जीएसटी टैक्स का रोना है, आप बहुत आसान सी बात है ना, इसमें तो इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पूरी दुनिया में चेक कर लें जीएसटी टैक्स कौन जो है वसूल करता है। पूरी दुनिया के अंदर ये एक लोकल टैक्स है। यहाँ इस पे वफाक ने जो है कब्जा किया हुआ है। भाई क्यों कब्जा किया हुआ है? आप वफाक तो एक परसेंटेज ले ले अपने सूबे से, और सूबे जो है वो लोकल इदारों से, बल्दियाती इदारों से लेके वफाक के हवाले कर दे। वफाक को पालने का इशू है ना। मसला क्या है? मसला ये है कि यहाँ जो है वो शहर जो है वफाक को पाल रहे, वफाक किसी को नहीं पाल रहा। भाई आप अपना शहर ले लो, हम फिर भी ये शहर जो है वो आपको जो है पालते रहेंगे। लेकिन जो दुनिया के मरबजा तरीक़ेकार हैं, अगर आप उनके मतवाजी निज़ाम हुकूमत बनाओगे तो कभी आप नतीजा हासिल नहीं कर सके। वो दुनिया ने हज़ारों साल की तहकीक के बाद, हज़ारों लाखों किताबें पढ़ने के बाद निज़ाम बनाए। आपने तो सिर्फ चोरी करने हैं। आपके पास तो रिसर्च नहीं है, आपके पास तो कोई तहकीक नहीं है, आपके पास तो कोई दिमाग नहीं है, आपके पास तो कोई मुस्तकबिल की मंसूब, आपने सिर्फ चोरी करने। ओ भाई चोरी कर लो उन मुल्कों के निज़ाम, आपके हालात वैसे ही सही हो जाएंगे। आप जो दुनिया के कामयाब रोल मॉडल हैं हुकूमत के, चोरी कर लो। या आप ये बता दो कि पाकिस्तान का जो रोल मॉडल है गवर्नमेंट का, दुनिया में कौन से मुल्क में जो अप्लाई हो रहा है? कोई एक मुल्क की आप मिसाल दिखा दो कि ये कामयाब मुल्क है, यहाँ पे रोल मॉडल अप्लाई होता है। कोई ऐसी मिसाल आपके पास नहीं है। आप कामयाब लिया क्यों नहीं लाते? कि मसला ये कि यहाँ जो लोग हुक्मरानी कर रहे आ रहे हैं वो इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए हुक्मरानी करने नहीं आ रहे। अगर वो इस कौम, इस मुल्क के लिए हुक्मरानी करने आ रहे हो तो वो 50 साल आगे का जो है रोड मैप बनाएंगे, 50 साल बाद का वो मास्टर प्लान बनाएंगे। नहीं बनाते, नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उसमें इनके खानदानों की मौत है, उनकी सियासत की जो है मौत है, उनकी चौधराहट की मौत है। कोई भी नहीं चाहता कि उनकी चौधराहट जो मौत हो। अभी जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, इस वक्त जो हो रहा है, ये ना इस सियासत को बचाया जा रहा है, ना पाकिस्तान के किसी निजाम को बचाया जा रहा है, ना कोई प्लानिंग। इससे वो सिर्फ सियासत को बचाया जा रहा है कि हमारी सियासत जो है वो किसी तरीके से जो है वो बच जाए। आपकी सियासत तो बच जाएगी, लेकिन ये निजाम जो 22 करोड़ और 24 करोड़ लोगों के लिए एक अजाब बन गया, उनके मुंह से निवाला छीन रहा है, उनका क्या होगा? उस पर कोई बात करने को तैयार जी। ब्रिगेडियर साहब, सियासत बचा रहे हैं, आपको लगता है प्राइम मिनिस्टर साहब संजीदा हैं? क्योंकि इससे पहले भी बड़ी कमेटियां भी बनती हैं, ऑडिट भी होते हैं, रिपोर्ट्स भी आती हैं, जिस तरह फिर आमिर साहब भी मुतालबा कर रहे हैं, फिर तमाम चीज़ें पब्लिक होनी चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि ये वाकई संजीदगी से कुछ इस्लाहात की तरफ आएंगे, या फिर ये सारा निज़ाम तबका शाफिया के लिए और आम आदमी के लिए कुछ नहीं है? देखें दुआ, जब लास्ट टाइम पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे, उन्होंने एग्जैक्टली ये बातें की थी। ऑस्टेरिटी ड्राइव, हम खर्च कम कर देंगे, मिनिस्ट्री को रिड्यूस कर देंगे, पेट्रोल डीजल उनका कम कर देंगे। नथिंग हैपेंड। पॉइंट ये है कि एक सिस्टम गवर्नमेंट को चलाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर 1 इज ऑन द टॉप लिस्ट इज गवर्नेंस। जो हमारे पास फुकदान है, वी नो इट, कि कोई इसका हाल नहीं है, हर एक इंडिपेंडेंट जा रहे हैं। नंबर 2 है कि आप मेरिट पे करें, लोगों को अपॉइंट करें, चाहे आपने चांसलर लगाने हैं, आपने चेयरमैन ऑफ कॉर्पोरेशन लगाने हैं, आपने मिनिस्टर्स लगाने हैं। एवरीबडी शुड बी अपॉइंटेड ऑन मेरिट, ताकि वो डिलीवर कर सके।
नंबर 3 है कि अगर मेरिट, उसके बाद जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी करें। ये चारों चीजों का फुकदान है हमारे मुल्क के अंदर। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं गैस कैसे बढ़ गई, हु इज रिस्पॉन्सिबल? यू आर द प्राइम मिनिस्टर। आपके होते हुए आपके विदाउट परमिशन ये गैस की कीमतें कैसे बढ़ गई, या आपके पेट्रोलिंग मिनिस्टर ने जब गैस की कीमत कैसे बढ़ा दी, या उनको क्यों नहीं पता चला? देन समबडी शुड रिस्पॉन्सिबल। नहीं है। डूएबल थिंग है, वो तो हम नहीं करते हैं। IMF वर्ल्ड बैंक कह रहे हैं आप 60% लेवी लगा दो, 70% सेल टैक्स लगा दो, लगा दें। इज दिस द आंसर? आप अपना होमवर्क करके जब डिस्कशन में बैठते हैं, आपने क्यों नहीं कहा कि हम अपने जो 3,000 अरब FPR में चोरी होता है, हम उसको अभी ठीक करेंगे और हम इससे 1,000 अरब सेव करेंगे। देन इट्स आपको अंडरस्टैंडेबल होगा। वो कहेंगे ठीक है जी, आप मान लेंगे, ठीक है आप करें। 900 रुपये आप स्टेट कॉर्पोरेशन लगाते हैं, आप पे हम इसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। अभी इनिशियली हम एमरजेंसी में 3-4 महीने में 2-3 को करेंगे, उससे हम 200-300 रुपये बचा लेंगे। दे विल नॉट पुट प्रेशर। वो तो उनको पैसा देंगे, उनको पैसा चाहिए, उसके लिए वो कहते हैं टैक्स लगा दो। आपको अवाम ने किस लिए चुना है? आपको अवाम क्यों लेकर आई है? आप नुमाइंदे क्यों बने हैं? अगर आप उनकी नुमाइंदगी नहीं कर सकते और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, घर तबाह कर रहे हैं, हर चीज, दीज आर द प्रॉब्लम। आई थिंक ये हमें समझने की है। अभी पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी जब आपको पता चलेगा व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जब 50-60 रुपए बढ़ेगा ना, जी, तो ट्रांसपोर्ट, सफर, महंगाई, सामान उठाने की, हर चीज के, रेलवे की किराए, एयर के फेयर, वेयर विल यू गो, व्हाट आर दिस कंपनी विल गिव आंसर। इसको पहले से, आज से 1 महीना 2 महीने पहले नजर आता कि इन्होंने जीतना है, तो आपने क्यों प्लान नहीं किया? हाउ कैटर फॉर दिस? ये प्रॉब्लम ने हमारी अपने पिटफॉल्स हैं जिस सिस्टम को हम ठीक नहीं करते। आपने किसी भी मिनिस्ट्री में आपने कोई देखा कि कोई ऑस्टेरिटी के ऑर्डर्स हुए हों कि जिस सब एक शक्ति के बाद एक गाड़ी होगी, मिनिस्ट्री के बाद भी एक गाड़ी होगी या 2 गाड़ियां होंगी, और कोई खर्च नहीं होगा, आप बिस्किट के अलावा सब किसी को कुछ नहीं करेंगे, नो लेविश अरेंजमेंट होगी, नो इंस्ट्रक्शंस। ये चीजें जो कर सकते हैं, तो फाइनली इन चीजों को देखने की हुकूमत जरूरत है। अदरवाइज कमिंग डेज आर कमिंग वेरी वेरी हैवी ऑन दिस गवर्नमेंट। जी इलियास साहब, इसका मतलब है प्लानिंग का फुकदान है स्टिल। साइकिलें बुक करा दें मरकल साहब। गवर्नेंस, आपकी गवर्नेंस तो ठीक है, आपके देख लें आपके इंस्टीट्यूशन जो हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, लोग तो सेनेट की सीटें बुक करा रहे सबको हैं, लॉसेस है, वो है। सेनेट की नहीं, हमें साइकिल बुक कराने हैं। आमिर साहब, हालात वो की और बात है। महंगे हो जाने हैं फिर। वो जो है उसके लॉसेस, लोगों ने 20-20 करोड़ ऑफर किए, नहीं की लोगों ने सेनेट की। ये देखें जी, इलियास साहब की बारी आई है। हाँ, ये वैसे मैं आमिर साहब की बात से बता कि MKM को मैं इलियास साहब के साथ हूँ। इलियास साहब, देखिए ये लॉसेस हो रहे हैं, ये जो अदारे हैं जैसे PIA रेलवे और OGDCL, ये काफ़ी अदारे हैं जिनका 500-700 अरब रुपया वैसे ही चले जाता है, लीकेज है, लॉसेस हैं, उसको तो नहीं ये कंट्रोल कर सके। उसके लिए ये प्राइवेटाइज अब कर रहे हैं। प्राइवेटाइज करके वो क्या करेंगे? इसके बाद क्या सिस्टम है? इन्होंने 4 साल में अगले 80 अरब रुपया जो डॉलर वापस करना है, कर्जा और असल रकम। और इसके लिए जो अब IMF का तो अभी एक जो शॉर्ट टर्म इन्होंने जो प्रोग्राम था वो ख़त्म किया है। अभी 1.1 अरब जो डॉलर मिल रहा है इनको, ये मिल रहा है। अभी तो इन्होंने नए प्रोग्राम में जाना है, अप्रैल या मई में जाके, उसमें जाके अलहदा होने के 3 साल के लिए लेना है जो लोन वगैरह, तो उसके लिए अलहदा शर्तें जो होंगी वो और सख्त होंगी। अभी तो ये इनके लिए बहुत सख्त होगा कि ये सिस्टम, क्योंकि IMF ने भी पैसे इनसे इनके लिए वापस नहीं, लेने, हमारे लिए, हम आवाम के लिए। तो ये सारी सूरत हाल है। लेकिन आप इलियास साहब तबका अशराफिया में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए साइकिल की सोच रहा हूँ। फैसल साहब एक दफा डिक्लेयर कर चुके हैं आपको। 1-1.5 लाख रुपए की होगी साइकिल भी। तो नहीं, साइकिल तो इसलिए कि मतलब फिर सैर सपाटे के लिए चाहिए ना गाड़ी के बाद। वो भी सारी इंपोर्टेड साइकिलें आती हैं, वो भी सारी है। ये तो इस वक्त इन्होंने अपनी इकोनॉमी को डेड करके 4-4 लाख की साइकिल है। राणा साहब को तो इस्लामाबाद तो पिलवा दो यार। अब ये देखिए ना, इन्होंने एक ज़माने साढ़े कोल तो वो भी नहीं है, वो तोरखम बॉर्डर तो नहीं मिल जाएगी? इलियास साहब, वो सुने हैं ਤੁਹਾਡੇ लाहौर एक बड़ी मशहूर जगह है साइकिलों वास्ते, नीला गुंबद। तो वो नीला गुंबद देखा ना, वो देखें एक जो इत्तेफाक राय है। बस इलियास साहब अब आपको भेजनी पड़नी है इस्लामाबाद। दराज से जो पैसे नहीं है ना, मैं तो पैसों की वजह से कह रहा हूँ। अरसा दराज से जो इन्होंने रोकने की कोशिश की कि जी FBR में जो रेवेन्यू लॉसेस होते हैं, जो टैक्स चोरी होता है, जिसके बारे में 1000 अफसर जनरल मुशर्रफ के दौर में निकाला था, उसके बावजूद भी देखें रेवेन्यू नहीं रुकता इनसे। अब 5,000 अरब जो कहते हैं कि जो चोरी हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए हमने थोड़ी करने, इन लोगों ने इक़दामात करने हैं, उसमें गवर्नेंस बेहतर करनी है, चोरी रोकनी। भाईजान वो 1000 अफसर हमें भी बताइएगा जो निकाले थे, वो निकाले थे, वो दोबारा रिस्टोर हो गए थे सारे।
उसमें आपने देखा कोई होगा नहीं जनरल निकाले। मुशर्रफ, वो सारे ये सूरत हाल है कि इसको कंट्रोल करने के लिए, बेहतरी लाने के लिए काम करना पड़ेगा। नहीं तो सूरत हाल इनके साथ देखें बेबस हैं ये सारे, इनके से कुछ नहीं हो रहा। इकोनॉमी को जो कहते हैं इलियास साहब, आपके ख्याल में वो जेब में कोई लिस्ट लेके थोड़ी घूमते हैं? आपको बोले 1000 के नाम बताएं, अजीब बात की आप। ये देखें आपका यार साथ साइकिल तो नीला देखे ना आप सबने, दोनों ने नीली शर्टें पहनी हुई है, नीला गुम्बद से आप साइकिलें ले कि जाके। इंडिया के साथ ताल्लुकात बहाल हों और इस बारे में सोच भी रहे हैं, देखिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं। अयाज साहब नहीं, ये देखें, इसका हाल तो ये है, जज्बातियों के बाद बोल दीजिएगा सर आपको। ये तो आपको करना नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए तिजारत। लेकिन उधर से भी तो देखना चाहिए ना कि वो भी मान रहे हैं या नहीं। अभी तो ये इनकार हाल है। अब मुझे लगता है कि वो स्टेक होल्डर्स कुछ उनका माल हमने खरीदना है, कौन नहीं मानेगा। उन्होंने पोजीशन और ली हुई है, वो नहीं मान रहे। लेकिन मेरा ख्याल है इसहाक डार साहब की ये तजवीज गलत नहीं है, इस पे बिल्कुल गौर होना चाहिए और इसको शुरू करना चाहिए। उसमें वो हाल ही यही है हमारे लिए। आपकी बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो इक्वल बराबर है, लेकिन जाहिर है उधर से चीजें जो हैं वो सस्ती हैं और हमारी बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है उनके हक में चले जाएगा, हमें लॉस है उसमें। तो ठीक है, लेकिन ये चीजें हैं कि सस्ती मिल जाएंगी चीजें, आवाम को इस वक्त आम आदमी का चाहिए ना यार, आम आदमी का ना सोचना। बैलेंस ऑफ ट्रेड में पहले कौन से हमने धंधन किए हुए हैं? देख लें आमिर साहब, अगर आप रॉ मटेरियल ही आप इंपोर्ट करें। जी मैं ब्रिगेडियर साहब आपको भी मौका देती हूँ ताकि आप कमेंट कर आपकी इंडस्ट्री में रोज लोगों को ब्रिगेडियर साहब भी काश्तकार हैं, बताएंगे आपको। जी वो करें, वो पता नहीं इस हक में ही है, भारत के साथ होनी चाहिए। आपकी इंडस्ट्री में रोज लोगों को निकाला जा रहा है। आप ब्रिगेडियर साहब कितने काम करते हैं, काश्तकार भी हैं, ब्रिगेडियर भी हैं। नहीं, ब्रिगेडियर थे, काश्तकार है। अपनी इंडस्ट्री को आप चलाएं, अपनी इंडस्ट्री को चलाएं, लोगों को रोजगार दें, तब जाके रिलीफ मिलेगा, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। आपकी जीडीपी इस टाइम सुकड़ गई है, आपके उसको बढ़ाना चाहिए, उसको करना चाहिए। आपकी ग्रोथ क्या है? आप 2% आप बता रहे हैं, असल में तो 0 में जा रही है आपकी ग्रोथ। आप अपनी मुल्क की ग्रोथ बढ़ाएंगे तो तब लोगों को जाके रिलीफ मिलेगा। आपके लोगों को देखें इस वक्त जो हालात हैं महंगाई की वजह से, महंगाई ये नहीं, महंगाई तो मुझे भी एक बात कहना है, हमारी परचेजिंग पावर नहीं। आप तो ड्रेस डिजाइनिंग शुरू कर दें। आप देखिए इसमें बस हमारे कुछ कॉलीग्स भी कर रहे हैं, इसमें बड़ा पैसा है अगर आप इससे अच्छे तरीके से करें। ब्रिगेडियर साहब आप क्या करना शुरू कर दें? ड्रेस डिजाइनिंग मैंने कहा दुआ से कह रहा हूँ शुरू कर दें। सर वो भी कोई इतना सस्ता काम नहीं है वैसे। आप लोग देख लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब कमेंट करते हैं, फिर मैं फैसल साहब से कमेंट लेती हूँ। बात ये है कि मस्ट नहीं कि बिल्कुल बिजनेस करना चाहिए नेबर्स के साथ, देन आपके जो कोर इश्यूज है उनको भी साथ साथ लेके चलें, उनको बरी नहीं करें। वरना से कश्मीर इज बरेड और भी हमने ताल्लुकात चाइना कर रहा है ना जी, बिजनेस भी कर रहा है, लड़ाई भी कर रहा है। चाइनीज ब्रिगेडियर साहब यकीन करें, हमें सदियों से ये समझा रहे हैं कि ट्रेड करो भाई, अपने आप को स्ट्रांग करो। ये इस तरह से आप नहीं वो लड़ाई नाल काम नहीं ठीक होना, एड्रेस कर सकते। बैलेंस रखें कि ट्रेड उनसे कितना करना है, हमें क्या फायदा, ये जरूर सोच के उसके बाद जरूर करें। जी फैसल साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रैक्टिकल सूरत हाल है ना, वो जो हम अमली हल नहीं निकालेंगे, भारत से दोस्ती के बगैर आप अपने मसाइल हल नहीं कर सकते। ये बात हम जितनी जल्दी समझ लें हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, इसके हो सकता है असरात हमें ना मिले, लेकिन हो सकता है हमारे बच्चों को मिल जाए। हम तो दुनिया की उस बदनसीब नस्ल में से है ना जिनको खुशी का मफहूम ही नहीं पता है। हो सकता है हमारे बच्चों को है ना खुशियां जो है वो देखने हो जाए। दोस्ती ना भी करें, फैसल के साथ फुल मुत्तफिक, हम वर्किंग रिलेशनशिप ही कर लेना यार उनसे। जी इलियास साहब आप भी यही चाहते हैं? वर्किंग रिलेशनशिप नहीं, दोस्ती, मोहब्बत, खुलूस, प्यार, वो तो बात का इशू है। यही हल है। बॉर्डर खुले तो आप देखें आप क्या चीजें आपसे नमक और छुआरों के अलावा तो कुछ नहीं दे सकते। उनसे क्या लेते हैं आप उनसे बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, रॉ मटेरियल ले सकते हैं। देखें क्या आपके ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से चीज़ें ले सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ें हो रही हैं। फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई, उधर से सस्ती ले सकते हैं। वो इतनी ये कोई फ्लाईओवर्स और दवाएं हो जाएंगी, इतनी सस्ती दवाएं बिल्कुल पास भी ज़्यादा है। जाहिर है फिर इस पे संजीदा से इस पर अमल दरामद होना चाहिए। वो जो एक एंटी इंडिया एक तस्वुर है वो बड़ा नुकसानदेह होता है सियासी जमातों के लिए भी और बतौर रियासत भी। उसको फिर अगर हम इसको पॉजिटिव नहीं लेते हैं और इसको प्रैक्टिकली उस पर काम नहीं करते हैं ना, तो फिर उसके जो नुकसान हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ज़ाहिर है इसको भी देखना चाहिए। बहरहाल आवाम को सुख का सांस कब मिलेगा, IMF का प्रेशर या हुकूमती फैसले, राय आपने जानी एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, सियासी मदाखलत के इल्ज़ामात हुकूमत को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, राय लेंगे ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, वैसे तो हर सियासी जमात हुकूमत में आने से पहले मेरिट और रसूल पसंदी के हवाले से कई दावे करती है, लेकिन जब गवर्नमेंट में आती है तो उसके बाद कवायद और ज़वाबित के खिलाफ जाने के इल्ज़ामात उस हुकूमत पर लगते हैं। ऐसी ही सूरत हाल का सामना मौजूदा हुकूमत को है। पहले तो कल एक सब इंस्पेक्टर ने PMLN के एक MPA हैं मलिक वहीद की गाड़ियों को चेकिंग के लिए जब रोका तो जिस पर MPA नाराज हो गए। बाद में सब इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया। फिर आज खबरें आई कि HSN कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल माइकल थॉमसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो कहते हैं कि कॉलेज के मामलात में सियासी मदाखलत से जो सियासी मदाखलत हो रही है उससे शोहरत मुतासिर हो रही है। मामलात में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रिंसिपल HSN कॉलेज के इस्तीफे पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि मामले को गलत रंग दिया जा रहा है। आहत चीमा के बच्चे 3 साल से स्कूल में नहीं पढ़ रहे। कानून के मुताबिक फीस माफ़ी के लिए दरख्वास्त दी गई है। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ये कहते हैं कि प्रिंसिपल HSN कॉलेज 40 लाख रुपए तनख्वाह वसूल कर रहे थे। एक साल में 100 से ज़ायद छुट्टियां करते थे। इंक्वायरियों से बचने के लिए उन्होंने यह हरबा अपनाया। नाज़रीन, इल्ज़ामात और जवाबात अपनी जगह, लेकिन सियासी मदाखलत के इल्ज़ामात नई हुकूमत की साख के लिए कितने नुकसानदेह हो सकते। इलियास साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि ये 2 मामले हैं। हर दफ़ा ऐसे होता है जब हुकूमत आती है, आने से पहले वो बड़े दावे वादे और मेरिट पर ख़ास तौर पर ईमानदारी, मेरिट, तबादलों के हवाले से भी और ओवरऑल वो बात करती है। लेकिन अब ये जो HSN का मामला है, एक तो ज़ाहिर है आप इसकी ज़रा तफसील भी बता दीजिएगा। तो आपके ख्याल में ये हुकूमत की साख को जो मेरिट की बात होती है उसको मुतासिर कर सकते हैं ये वाक़या? देखिए जी, जो बात है, जो प्रिंसिपल साहब पर ये कहा गया कि जी आप इनकी फ़ीस माफ़ कर दी जाए, बच्चे पढ़ नहीं रहे थे, बच्चे इस्लामाबाद चले गए, तो ये एक तरीक़ाकार होता है। इसमें अगर वो तरीक़ाकार के मुताबिक अगर इधर से सर्टिफिकेट लेके जाते तो यहाँ वापस रीएडमिशन करवाने के लिए बात करते तो फिर फ़ीस वगैरह का ना होता। लेकिन अब ये रिस्टोर करवाना चाह रहे थे, इसलिए इन्होंने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन पर जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा नहीं, इनको अमाउंट जमा करवानी पड़ेगी, तो इस पर फिर फ़ीस माफ़ करने के लिए चले गए। क्योंकि ज़ाहिर है इसके जो चांसलर जो होते हैं वो गवर्नर ही होते हैं इसके, तो वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, तो उसके ज़ाहिर है इस बात को नहीं मानते। तो थॉमसन जो थे वो उन्होंने कहा कि जी मैंने नहीं इस बात को मानना। इस बात से काफ़ी मसला चल रहा था। गवर्नर के साथ वैसे भी इनके काफ़ी मामलात ख़राब हुए थे। गवर्नर की बातें भी नहीं मान रहे थे। ज़ाहिर है कोई बात कहते थे तो वो उसको नहीं मान रहे थे, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टसल थी। तो इस टसल की वजह से ये हुआ कि जब ये इकदाम किया गया कि बच्चों को रिस्टोर करने के लिए फ़ीस माफ़ की गई, गवर्नर साहब ने इस तरह किया, तो उस वजह ये सारा मसला उस वक्त ख़राब हुआ। उन्होंने रिज़ाइन किया आज और कहा कि मैंने नहीं काम करना, और उन्होंने सारी ये बाकी जो चीज़ें हैं वो फराहम की कि जी ये सारे इकदाम हुए हैं जिसकी वजह से वो इसको जारी नहीं रख सकते। आए दिन कोई नहीं, इससे पहले भी प्रिंसिपल थे, उन पर भी प्रेशर था, वो भी इसी तरह छोड़ के गए थे। अच्छा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो MPS साहब का भी हुआ कि उनकी गाड़ी को रोक के उसको करने की कोशिश की, जिस तरह आम आदमी की रोकते हैं, आम आदमी को तो वो पीटते हैं पुलिस वाले। तो जब ये इस तरह का मसला होगा तो MPS साहब को तो इस बात का बड़ा बुरा लगा। ज़ाहिर है उनका इलाका था, कुछ तबादला करा दिया, तो ज़ाहिर है इसके बाद तबादला ही होता है। शुक्र करें तबादला ही किया, वरना कुछ और नहीं किया। जैसे गवर्नमेंट है, तो इस सूरत हाल से गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे अवॉइड करना चाहिए। जी आयाज साहब, अच्छा, तो अब कानूनी गैर कानूनी मतलब वो बनता था नहीं बनता था, इसको हम एक तरफ रख देते हैं। ये क्लासिक एग्जाम्पल है हमारी अशराफिया की कि बच्चे हमने HSN कॉलेज में पढ़ाने हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो हमारे बच्चों को इस्तेकाक है ना, वहाँ पढ़ना चाहिए उनको, और फीस हमने माफ़ करानी है। मतलब ठीक है, 3 साल चूँकि ना हमने फ्रीज कराया था वो सेशन, ना हमने को माइग्रेशन सर्टिफिकेट लिया था, लेकिन चूँकि हमारे बच्चे हैं ना, अशाफिया के बच्चे हैं, आज चीमा साहब के बच्चे हैं, उनकी बेगम साहबा के बच्चे हैं, तो इसलिए उनका ये इस्तेकाक बनता है कि वो जब चाहेंगे, और गवर्नर साहब मजबूर हैं बेचारे, क्या करेंगे क्योंकि वो चांसलर हैं, वो कानून के मुताबिक उनको मुआफ़ भी करेंगे। HSN कॉलेज का जब चौधरी सरवर पहली बार गवर्नर बने, जब ये PMLN की गवर्नमेंट थी, उस दौर की है कि वो मुझे याद है इलियास साहब के रिपोर्टर हैं मियां असलम, उन्होंने एक स्टोरी दी थी, और फिर वो मैंने उसके बाद वो देखी, वो रिजल्ट शीट्स देखी कि 0% वाला उसका एडमिशन हो गया वहाँ। वो जिसके 46% मार्क्स हैं उसका एडमिशन नहीं हुआ, क्योंकि वो मेरे जैसे गरीब आदमी का बच्चा था। वो 0% वाला किसी बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े सेठ का बच्चा था, इसलिए उसको एडमिशन देना ज़रूरी था। ये HSN कॉलेज है। और दूसरा वो MPS साहब, क्या जुर्रत कैसे की उसने, पुलिस वाले ने, कि वो इस्तेकाक मजरू कर दिया यार। मतलब वो इतना बड़ा MPA, इतने ज़्यादा फॉर्म 45 या पता नहीं 47 किसके तहत वो जीत के आया हुआ है,
या सिलेक्ट हो गया है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसको रोकने की जरूरत कैसे कर सकता है पुलिस वाला? ये असल मसला ये है हमारे मुल्क का कि हम जिनका इस्तेकाक है, मैं तो कहता होता हूं कि ये दुनिया का शायद वो वाहिद मुल्क है इसमें मुफ्त चीज अगर किसी को मिलनी है ना, वो सिर्फ उसको मिलनी है जो अफोर्ड कर सकता है। जो बेचारा अफोर्ड नहीं करता उसको 1 रुपए की चीज भी मुफ्त नहीं मिलती। अफोर्ड करने वाला, मतलब हम जब, अब तो खैर वो रिवाज कम हो गया, शुरू में ऐसे ऐसे अमीर लोग हमसे कहा करते थे जी वो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी एक अखबार की दे दें। वो यार हम कहते थे भाई 250-300 रुपया, उस वक्त तो इतना ही होता था बिल, ये नहीं अफोर्ड करते तुम? नहीं जी नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए जी कॉपी, क्योंकि हमारा इस्तेकाक हम लोगों को ये बता सकें कि ये देखें ये हमारे घर में अखबार मुफ्त आता है। ये चीजें बहरहाल हम इसी के साथ चूंकि जीना और रहना सीख लिया हो हमने, हम भी आदी हो गए हैं कि बस ठीक है शायद सिस्टम यही है और इसी के तहत चलना है इसने मुल्क। जी आमिर साहब, देखें आज सारे दिन से आहत चीमा उनकी मिसेस डिस्कशन में हैं और एक पॉपुलर स्टांस ये है कि जी अशराफिया का नाम लेके उनकी तबाही फेर दी जाए। इशू ये है कि एचईएसएन कॉलेज में पढ़ते तो सारे अमीरों के बच्चे हैं, कोई गरीब का बच्चा नहीं पढ़ता। और मैंने मिनट्स देखे हैं दिसंबर 2022 वाले भी, उनका रिज़ाइन भी, उससे पहले ख़त भी। एचईएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल, बड़ा नेक नाम होगा, प्रोफेसर साहब होंगे, लेकिन वो जिस गवर्नेंस के तहत आए थे उस ऑर्डर को नहीं मानते। वो अपनी मर्जी चाहते हैं। जहाँ जिन बच्चों को, और लिखा हुआ है कि हर साल 20 से 30 लोग, उसमें मैं आपको बताऊं सिर्फ एक दफ़ा फीस वेवर हुई है जो एक आर्म फोर्सेस के साहब थे जिनका फाटा से आगे वाना में कहीं पे ट्रांसफ़र हुआ था, तो उनको दी गई थी, किसी को नहीं मिली। इनकी वाइफ जो सिविल ब्यूरोक्रेट हैं, वही ऐसी बात नहीं है, जब उन्होंने लिखा इन्होंने ही जेल भी गुजारी, उसमें बरी भी हुए। ये जुल्म हो गया कि जी वो शहबाज शरीफ के साथ हो गए। सबसे बड़ी बात ये होगी ना कि एक आदमी जो प्रिंसिपल स्टैंड पे उसने अपना मौक़िफ़ नहीं बदला, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उसको आपने आज इसलिए पीटीआई ने स्पेशली ट्रोलिंग में शुरू कर लिया। बहुत सारे दूसरे पीएमएलएन के लोग भी कर रहे हैं, सबका राइट है कि अपनी बात करें, लेकिन एक्चुअली ये है कि जब वो बच्चे 3 साल के लिए ले आए, उन्होंने एक एप्लीकेशन साथ ही दे दी कि हमारी सीटें रखी जाएँ, जो कि एचईएसएन हमेशा से रखता आ रहा है कि बच्चे आ जाते हैं 3 साल बाद, इंग्लिश और मैथ का टेस्ट देते हैं और दोबारा उनको जिन क्लासेस में वो वापस आते हैं अगली में ले लिया जाता है। इन्होंने कहा कि हम डबल फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें आप फीस वेवर दे दें। एक बहस होती है, अक्सरियती फैसला ये कहता है कि आप वेवर दे दें, और उसका हल बोर्ड के मेंबर्स कहते हैं कि आप इतने ही एडमिशन, जो 2 बच्चे ये नहीं, हर साल 20 से 30 बच्चे हैं, उनकी जगह पे नए एडमिशन्स कर लें, आपके पैसे भी पूरे हो जाएंगे और जब ये आएंगे तो वो मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल अड़ गए कि नहीं मैं नहीं दूंगा। उसके बाद उन्होंने सियासत शुरू की, पहले खबरें चलवाई कि मैं रिजाइन कर रहा हूं, फिर रिजाइन भी नहीं किया, और ये सारा मसला इसलिए आज हो गया कि जी अब चूंकि उनका अपना हो रहा था, गवर्नर क्या कह रहे नहीं कह रहे, लेकिन इसके दोनों पहलू हैं कि आप और मैं जब अपने बच्चों के लिए अफोर्ड कर सकते हैं तो हमारी भी ट्राई होती है कि अच्छे से अच्छा कॉलेज और स्कूल ढूंढें, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढें, ये सबका है। लेकिन चूंकि ट्रोल करने में हमें मजा आता है कि जी एक ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड है, एक आज वो सियासतदान बन गए हैं, वो वजीर हो गए हैं, उनकी वाइफ ब्यूरोक्रेट हैं, लिहाजा उनको रगड़ दो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, हकायक दोनों तरफ से देखने चाहिए, क्योंकि इस माशरे में अब टॉलरेंस तो खत्म होगी ना कि जी जो चूंकि बड़ा आदमी बन गया है वो भाई वो लाहौर जो मशहूर जीसी यूनिवर्सिटी अब बन गई है, वो लाहौर कॉलेज से ही पढ़ के वो आया, सीएसएस किया, तो अपनी मेहनत से आगे आया, काम प्रोजेक्ट अच्छे किए, शहबाज शरीफ ने चुन लिया। इसका मसला ये नहीं है कि आप और हम उसको दुश्मन तराजी का निशाना बना लें, नहीं जी नहीं, ये तो बस हो गया, ये तो हो गया, बस ये किस्सा कहानी है और कुछ नहीं है इसमें। सही जी, अब एक ब्रेक क्विकली, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रिगेडियर साहब फैसल साहब को टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में कितना नुकसान पहुंचाएंगे सियासी मुदाखलत के इल्ज़ामात हुकूमत को? और हर हुकूमत बात तो मेरिट की करती है, लेकिन अमल दरामद क्यों नहीं कर सकती? ये एचईएसएन का मामला आपके सामने, और जो हम जिक्र कर रहे हैं लीगी एमपीए जिन्होंने इंस्पेक्टर का तबादला करा दिया। लेकिन जवाब मैंने वही बात की थी गवर्नेंस की। आप ये बताएं, व्हेन यू अपॉइंट अ प्रिंसिपल और यू अपॉइंट अ स्टेट कॉर्पोरेशन, किसी का भी चेयरमैन, देन वी हैव नो राइट टू इंटरफेयर, लेट हिम जी, give him a free hand how he wants to work, but it has to be immaculate और प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। अब बात ये कि अगर 3 साल के लिए जा रहे हैं तो आप बच्चों को उठा लें और जब वापस आएंगे तो एडमिशन कर लें, पर 3 साल आप क्यों, अगर वो प्रिंसिपल नहीं कर रहा, आप उसको क्यों करें? मेरे से माफ़ी मांगो, और फिर उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं नाउ दे हैव अ गट्स और जी नहीं, हम नहीं करेंगे, ये अपनी ड्यूटी कर रहा था, इसको रहने दें। सेंड अ वेरी रॉन्ग नेगेटिव मैसेज टू अदर्स
वो बेचारे फिर डर के चुप कर जाते हैं, आप गरीब आदमी को पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसलिए आपको चाहिए इंटरफेयर नहीं करने, जिम्मेदारी देते हैं, लेट हिम वर्क, गिव हिम कॉन्फिडेंस एंड दैट इज व्हाट वी विल हैव। चलें जी फैसल साहब। देखिए मेरे ख्याल में दोनों तरफ से थोड़ा सा जो है ना वो गैर संजीदगी का जो है ना मुजाहरा हो रहा है। ये आज चीमा साहब एक संजीदा साबिक ब्यूरोक्रेट हैं, इस वक्त अहम जिम्मेदारियों पर हैं, तो इनकी जो है वो जिम्मेदारी भी जो है ना वो ज़्यादा बनती है और एक मुश्किल वक्त से भी अपने आप को ये गुजार कर आए। अगर ये समझते हैं कि फिर इनके ऊपर दामन पे दाग लगाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो गलत लगाने की कोशिश की जा रही है, तो ये ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और ख़ुद जो है वो मामले की जो है वो शफाफ जो है इंक्वायरी करवाएं और इस मामले को जो है एक खुद एहतसाबी के लिए जो है ना वो पेश कर दें, क्योंकि एचईसन एक ऐसा इदारा है जो पूरे पाकिस्तान के लोग उसको हसरत से देखते हैं। एक नामवर इसको कहते हैं ना तालीमी इदारा है। अगर उसकी साख मुतासिर हो रही है तो आज चीमा साहब जो है वो इस साख को बचाने के लिए उनकी जिम्मेदारी बढ़ रही है। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।